हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या है उस चैप्टर का नाम? जो हाई स्कूल में एक चैप्टर है, इंटरमीडिएट में एक बुक है, और फर्दर आगे उसको पढ़ेंगे तो उस पर पूरा एक रिसर्च है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्रॉड है वो चैप्टर। तो उस चैप्टर का क्या नाम है? केमिस्ट्री। क्लास 10 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कार्बन एक एटम है। तो सिर्फ कार्बन एक एटम है, इसलिए एक पूरा चैप्टर बन गया। तो हम ये देखेंगे कि कार्बन पे ही चैप्टर है, नाइट्रोजन पे चैप्टर नहीं है, ऑक्सीजन पे चैप्टर नहीं है। तो कुछ खास बात होगी इस कार्बन में, है ना? तो इसमें खास बात है, बहुत खास बात है। उन सब चीजों को आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बन पे ही चैप्टर क्यों बना, नाइट्रोजन पे क्यों नहीं बना? तो कार्बन कार्बन के अंदर वो प्रॉपर्टी है, कार्बन अकेला इतना कंपाउंड बनाता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं 118, कार्बन को हटा दीजिए, 117 ऑलमोस्ट जो एलिमेंट है वो सारे मिलके उतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना ये कार्बन अकेला बनाता है। कार्बन फॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सबको सीरियल वाइज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में है? फोर्थ ए ब्लॉक में है। कार्बन किस ब्लॉक में है? फोर्थ ए ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है, आप लोग जानते भी हैं, फिर भी एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, फोर्थ ए ब्लॉक का एलिमेंट है। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट। ये क्या है? एक एक टर्म्स आएगा, सबको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इस बेसिक स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एटम्स के अंदर क्या होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाएंगे? एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर सेल्स होते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। अब हम इसको बनाएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसके पास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे इक्वल होते हैं। वैसे भी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको सेल में जो होता है, बाहर का जो सेल है ऑर्बिट में, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये भी घूमते रहते हैं और ये बाहर ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाएंगे, कितना होगा? 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? 2 8 18 32, इस टाइप से बनाते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 2 8 18 32, इस तरीके से बढ़ता जाता है। अगर से कभी ऐसा भी मिलेगा कि 2 8 8, लास्ट सेल में अगर से 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको कंप्लीट सेल माना जाएगा। अगर से लास्ट सेल में 8 होते हैं तो वो सेल क्या है? वो कंप्लीट है। अभी एटम के अंदर कार्बन का हम लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना है? 2 4। ये फर्स्ट ऑर्बिट को डिनोट करता है, ये सेकंड सेल को। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इट मींस फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और सेकंड सेल में 4। तो यहाँ पे बना देते हैं, ये 2 रहा, ये 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोई भी होगा एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर देंगे। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है? एक फोर्स होता है जो दो एटम के बीच में लगता है और दोनों को अट्रैक्ट करता है और बांधे रहता है, ये होता है बॉन्ड। अब बॉन्ड कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक दूसरा है, उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। सिर्फ यही 2 बॉन्ड नहीं होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ हमको इन दोनों बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है अभी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी उसको कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ
जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करे, एक दूसरे के साथ कुछ बॉन्ड बनाए, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हम लोग क्या मिला, मेटल और नॉन मेटल से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जब मिलके कोई बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl के बारे में देखते हैं। NaCl, Na क्या है, सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। उसकी एक पहचान बहुत ही, उसकी एक पहचान होती है कि अगर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा मेटल। क्या होगा, मेटल। मेटल के लिए क्या कंडीशंस हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर से होंगे तो वो मेटल कहलाएगा। और नॉन मेटल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 5 6 7 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, नॉन मेटल। मेटल की जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, डोनेट करता है, और नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है, ट्रांसफर से। जैसे मेटल का इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर हो जाए, या मेटल एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे दे, उसी को कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे सोडियम है, इसका हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखने से पहले हम लोग को एटॉमिक नंबर के बारे में जानना होगा, है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 को हम जब ड्रॉ करेंगे 281। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1, यहाँ पे दिख रहा है ना 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 को जब हम ड्रॉ करेंगे 287, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7। अभी बताया था ना मेटल कौन सा होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मेटल कहते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नॉन मेटल के लिए यहाँ पे 7 आ गया ना, है ना, ये नॉन मेटल। तो क्या करेंगे, मेटल जनरली क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा। ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या, कैसे बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या होता है, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, कि जितने भी मेटल्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशंस है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। ऑक्टेट रूल का मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये अगर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अगर से इसको दे देगा तो ये 7 का, ये भी 8 हो जाएगा। तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल। तो सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ऑक्टेट रूल मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी यहाँ पे होगा डुप्लेट भी पूरा कर जाएगा, जैसे कुछ हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्योंकि इसका 1 ही होता है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 उसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अब हाइड्रोजन को कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, वो बहुत ही टिपिकल चीज़ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर से 1 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा वो अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे डुप्लेट, ये क्या हो जाएगा, डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन अगर से हो जाएंगे एक ऑर्बिट में कंप्लीट तो उसको कहेंगे डुप्लेट। हर जगह ये कंडीशंस फॉलो नहीं करती, ये रूल फॉलो नहीं करता। ऑक्टेट रूल को लेके चलेंगे, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ये एक्सेप्शन हाइड्रोजन और हेलियम के लिए, और ऑक्टेट रूल सबके लिए। तो यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पाके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या है, जब लूज करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जब कोई भी एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
इसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखेंगे जो लूज करता है, कौन लूज किया, सोडियम, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा, ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़े हैं ना, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर से लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, गेन करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वहीं से अगर से दोनों को कंबाइंड रिएक्शन लेंगे, ये किस चीज का एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन। कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ये किस चीज का एग्जांपल होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। कंबाइंड हम जब देखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन। एक एक पॉइंट पिछले चैप्टर की भी क्लियर हो रही है ना। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिडक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे जनरली हम लोग एक चीज और देख लिए कि यहाँ पे मेटल लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन मेटल का हो रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन नॉन मेटल का हो गया, है ना। और मेटल और नॉन मेटल के बारे में भी जान लिए हैं। और जब हम लोग मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ लेते हैं तो कभी कभी मेटल के बारे में हम लोग क्या सुने थे, मेटल जनरली सॉलिड होता है, तो कभी कभी कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सॉलिड भी होगा फिर भी मेटल नहीं होगा, तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे, उसको एक्सेप्शन में रखते हैं। ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। जनरली मेटल क्या होते हैं, सॉलिड, कभी कभी कोई ऐसी सॉलिड चीज होगी जो नॉन मेटल होगा, जैसे डायमंड, है ना, तो वो एक्सेप्शन में कहलाएगा, वो एक्सेप्शन केस है, हमेशा नहीं होता। इसके अलावा हम लोग कोई और एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे NaCl का लिए थे, कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2। जैसे ले ले रहे हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। यहाँ पे अभी देखे होंगे कि NaCl, वहां पे 2 लगा नहीं था, यहाँ पे 2 लगा। इस चीज को भी यहाँ पे समझ जाएंगे कि कहाँ 2 लगना होगा, कहाँ 3 लगना होगा, बिल्कुल इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 287। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे यहीं से आप लोग पॉइंट पकड़िए, Cl2 क्यों लिखा गया। यहाँ मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करना है अपना। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा, और क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इसी वजह से यहाँ पे एक क्लोरीन को और ला के रखा गया, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, इसलिए Cl2 यहाँ पे आ गया। मैग्नीशियम को देखेंगे कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +2 का चार्ज बनाता है। क्या बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो सिंगल पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये कौन सा रिएक्शन होगा, लूज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या तरीका है, क्लोरीन 2 क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, ये Cl- का चार्ज बनाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ तक ये चीज समझ में आ रही है ना, क्या है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है और क्लोरीन पे -1 का चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से एक फोर्स, दोनों के बीच में एक फोर्स से बंधे हुए हैं। उस फोर्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड है, एक फोर्स है, एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों के बीच एक स्ट्रांग फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों बंधे रहते हैं। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयनिक बॉन्ड से कुछ पॉइंट हमको मिला, क्या मिला कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। जब स्ट्रांग बॉन्ड होंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। ये जल्दी बॉयल नहीं करेंगे, जल्दी पिघलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं पिघलेंगे, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जो इनको बॉयल और मेल्ट होने नहीं देगा। इसके अलावा और पॉइंट, आयनिक बॉन्ड, जो एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उन कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल, ये पूरा मिलके कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो एकदम अट्रैक्ट रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं।
आयनिक बॉन्ड के बारे में एक पॉइंट और मिला। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड एंड मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये क्या होते हैं? मोल्टेन और लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन और एक्वस स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड में, जब ये सॉलिड है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से ये बधा हुआ है। इसके इलेक्ट्रॉन मूव, जब बहुत ही टाइटली बॉन्ड होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री नहीं, मूव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कब करते हैं? जब इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन हो वो बिल्कुल फ्री हो, यहां से वहां जाए। तो फ्री कब होंगे? जब एक्वस सॉल्यूशन, जब उसमें वाटर डालेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा? अगर से हम उसमें वाटर मिला देते हैं तो वाटर क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करता है और उसके आयन को फ्री करता है। जब आयन फ्री होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? आयन को फ्री मूव होना चाहिए। जब आयन मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब इसके बाद एक कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल से मिलके जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, इसके एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड के H2, N2, O2, CCl4, CH4, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इन सब के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कोई एक बना के देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 होगा, एक और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बट इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। मतलब हाइड्रोजन को डुप्लेट्स पूरा करने के लिए, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन देगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? शेयरिंग। मतलब जैसे टिफिन लाते हैं, 2 रोटी, एक रोटी आपके पास, एक रोटी आपके पास है, दोनों मिलके साथ में खा लेंगे, आप उसकी भी खा लेंगे, उसकी भी खा लेंगे, ये शेयरिंग। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, दोनों अपना डुप्लेट्स पूरा करेंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 5। कितना? 2 5। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो N2 लिखा है ना, मतलब एक और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। बना लेते हैं एक और नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 3। दोनों को 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा? इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये क्या करेगा? इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपना ऑक्टेट, क्यों लेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसके गिनेंगे 5 और ये 3 मिलके 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसके गिनेंगे 5 और 3 मिलके 8 हो जाएंगे, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड, तीसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तीसरा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बना? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन का हम लोग देख सकते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका बना के देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। इसके पास कितना क्लोरीन लगा है? 4 क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो इसमें 4 क्लोरीन, एक ऊपर चारों तरफ लगा दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 2 to 4
2 to 4 to 6 17, 2 to 4 to 6 17, 2 to 4 to 6 17, 2 to 4 to 6 17। अब सबकी शेयरिंग कराते हैं। यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये वाला क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चारों का एक एक ले लेगा, ये चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या जानेंगे? इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, वीक वांडर वाल फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वीक वांडर वाल फोर्स। ये बहुत ही वीक फोर्स है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड। जब वीक बॉन्ड होगा तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या होगा? वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना? इतनी पॉइंट क्लियर समझ में आ रही है? अब कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी को और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोपी ऑफ कार्बन। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जनरली किसकी वजह से बनता है? एक पॉइंट भूल गए थे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है जो बनने के लिए क्या चाहिए था? हमको दो चीज चाहिए था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे सोडियम पे प्लस का चार्ज था और क्लोरीन पे माइनस का चार्ज। प्लस चार्ज वाले को क्या कहते हैं? केटायंस, और माइनस चार्ज वाले को कहते हैं एनायंस। ये पॉजिटिव वाले कहते हैं केटायन और इसको बोलते हैं एनायन। पॉजिटिव वाला केटायन, केटायंस और एनायन से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, है ना? क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन, ये केटायंस नहीं है, कैटिनेशन केटायंस नहीं है, कुछ